वेरी वॉम वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 30 जुलाई 2020 है, दिन है थर्सडे। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है आपके टेबल के ऊपर। इट्स बेटर टू बी ए लायन फॉर अ डे देन ए शीप ऑल योर लाइफ। हम सब जानते हैं कि एक दिन तो अंत आना ही है। देन वाई नॉट लिव लाइफ लाइक ए लायन। जो भी करें हिम्मत से करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें। राइट, डर डर के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे इसके पहले की हमारी जो डिस्कशंस थी कोर्ट के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि जितना आप ज़्यादा करेजियस होंगे, जितना आप ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत पैदा कर पाएंगे, उतने ही बड़े सपने आप देख पाएंगे और उतने ही बड़े सपने आप हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। एक खुशखबर यह है कि 31 जुलाई तक ये जो हमारे स्मार्ट कोर्स हैं उनके ऊपर आपको ईएमआई का ऑफर भी मिल रहा है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल है। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल नेपाल के पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर मलेशिया का एक टॉपिक है। मलेशिया में जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही है उसको जानना भी इम्पोर्टेंट है। फिर दो टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इट्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी, साइबर इनसिक्योरिटी, भारत को क्या करना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके ऊपर से डायरेक्टली आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। कुछ कन्वेंशन यहाँ पर मेंशन हैं तो उनको भी हम देखेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, खास करके रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल हैं। ये स्पीसीज़ के बारे में है, डाइवर्सिटी के बारे में है और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स को भी देखेंगे। तो लेट्स क्रैक ऑन विथ ट्रबल इन नेपाल। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, पता है ये कौन है? ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। इनका नाम है के शर्मा ओली। मैं यहाँ पर उनको मिस्टर ओली कहूँगा। तो व्हेन आई से मिस्टर ओली, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट। उनकी जो पार्टी है उनका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं। झगड़े इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो ओली साहब हैं, ओली साहब प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इसी के साथ साथ इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। राइट, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं और एनसीपी के चेयरमैन या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट, जो भी पोस्ट हैं। तो ये दोनों पोस्ट जो हैं वो खुद संभालते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वह है नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो बीजेपी के भी प्रेसिडेंट वही हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं। तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल जो है रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट, ये ओली साहब के पास है। और बहुत सारे उनके ही पार्टी के, एनसीपी पार्टी के लोग जो हैं, उनका कहना यह है कि उनका काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक यानी कि सारे डिसीजंस जो हैं वो खुद ही लेते हैं। सारे डिसीजंस के ऊपर उनका जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि कैसे एक्सपेक्टेशन होती है कि डिसीजंस जो हैं वो मिलजुल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है तो फिर वो डिफेंस मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो रिजेक्ट कर दिया। उनकी बात भी आपको सुननी पड़ेगी, भले ही आप उनके बॉस हैं, लेकिन उनकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि ये सारे आपके जो लोग हैं, इन मीन्स ये आपको वो एक्सपर्ट जो भी एक मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है वो आपसे ज़्यादा उनके पास होगी। एनीवे, उन सारी चीज़ों को तो आप जानते ही होंगे, तो इसमें ज़्यादा डीप डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, बोन ऑफ कंटेंशन, जो कबाब में हड्डी हम कहते हैं, तो वो यही है कि एनसीपी के चेयरमैन भी वही है और प्राइम मिनिस्टर भी वही है। और उनके जो मेन राइवल हैं, जो फिलहाल उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम है प्रचंड। प्रचंड का फुल नाम है पुष्प कमाल दहाल। तो पुष्प कमाल दहाल जो हैं वो मिस्टर ओली से इससे पहले भी नाराज़ हो गए थे और
इससे पहले जो उनकी सरकार थी तो उसमें से अपना सपोर्ट ले लिया था, तो उस बार उनकी सरकार गिर गई। अब फिर से उनकी सरकार बनी है मिस्टर ओली की, और प्रॉब्लम जो है वो फिर से नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि मिस्टर ओली जो हैं उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी बुरी बातें बताई हैं। भारत के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है कि भारत ये करता है और ये किया जा रहा है और इंटरफियरेंस कर रहा है, और बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं वो हमारे देश के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। और चाइना को जिस प्रकार से वो फेवर कर रहे हैं और चाइना का एक पक्ष जो ले रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नेपाल में एक सिस्टम है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो 2 सालों तक, 2 इयर्स तक, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नए प्राइम मिनिस्टर, उनको आप हटा नहीं सकते। 2 साल के बाद फ्लोर टेस्ट जो हैं वो की जा सकती हैं। अब हुआ ये है कि मिस्टर ओली जो हैं वो बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी सरकार ने ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया जो उन्होंने प्रॉमिस की थी। गरीबी हटाएंगे, एजुकेशन में, फिर व्यापार होगा, तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बहुत सारी ऐसी प्रोमिसेस उन्होंने की थी, लेकिन 2 सालों में ऐसा कोई ख़ास काम उन्होंने नहीं किया है। तो बहुत सारे उनके जो राइवल्स हैं वो चाहेंगे कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और फिर वो निकल जाए, तो उनकी जगह पर वो खुद, फॉर एग्जांपल प्रचंड जो हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने की चाह एक अगर रख रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी यू कैन से लॉजिकल एज वेल एज नॉर्मल थिंग। मिस्टर ओली ने भारत की जो एम्बेसी है काठमांडू में, उसके बारे में भी काफ़ी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि भारत की एम्बेसी से ही सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। तो ये सारे इल्ज़ाम जो हैं वो उन्होंने भारत के ऊपर डाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, राइट, ये पहली बार मैंने ऐसा देखा, जब मीन्स आज नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले जब ये खबर आई कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू नेपाल, अब एक पॉलिटिकल पार्टी में इश्यू चल रहा है दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से कि अगर अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों बीजेपी के हैं, राइट, दोनों बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो अगर अमित शाह और राजनाथ सिंह के बीच में इश्यू चल रहा है और फिर यूएसए के जो एम्बेसडर हैं भारत में वो इन दोनों की मीटिंग करवाएं, तो इसका क्या मतलब है? इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि एक दूसरे देश के एम्बेसडर, राजदूत जो आपके देश में हैं, उनका काम है उनके खुद के देश का हित जो है वो देखना, तो चाइना के एम्बेसडर इस प्रकार से ओपनली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसके बारे में वहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता। मीन्स इसको बहुत ही पॉजिटिवली, मीन्स वहाँ की मीडिया ने भी कवर अप कर दिया, फिर ये जो एनसीपी पार्टी है उसने भी इसके बारे में ऐसी कोई ख़ास बात, लेकिन दिस इज़ रियलिटी कि चाइना के एम्बेसडर जो हैं वो इस प्रकार से लोकल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है नेपाल का, उसमें इस प्रकार से चाइना इन्वॉल्व है। तो भारत और चाइना के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी लो हो चुके हैं। बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, हमारे लोगों की बात करें तो लोगों के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो मिस्टर ओली की सरकार है उसने रिलेशनशिप को एक बहुत डैमेज पहुंचाया है। डैमेज इतना हो गया है कि फॉरेन सेक्रेटरीज़ की एक मीटिंग कंडक्ट करनी है ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन दोनों साइड्स, भारत और नेपाल, दोनों देश जो हैं वो कोई एक शेड्यूल पर या फिर एक कोई डेट जो है उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे देखा जाए तो मिस्टर ओली जो है उनके पास उनकी पार्टी जो है उनके पास नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और वो नेपाल में काफ़ी फेमस भी हैं, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं वहाँ पर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं भारत, नेपाल और चाइना के साथ जुड़ी हुई जो यहाँ पर हमने डिस्कस की है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बहुत ही क्विकली इस टॉपिक को देखेंगे। जस्ट जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नजीब रज़ाक, जो स्क्रीन पर फोटो हैं, ये नजीब रज़ाक हैं और बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन हैं मलेशिया के। मलेशिया में एक लंबे टाइम से ये लेजिस्लेचर रहे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और 9 सालों तक ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इनके पिताजी जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो पॉलिटिक्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स से काफ़ी वाकिफ़ हैं और फैमिली बैकग्राउंड और ख़ुद का जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो भी पॉलिटिक्स में है नेशनल लेवल पर।
अब खबर ये है या फिर लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 1MDB एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो हुआ था इस देश मलेशिया में। और इसको लेकर ये जो नजीब रज़ाक हैं उनको 12 साल की सज़ा सुनाई है और $50 मिलियन का फ़ाइन जो है वो कोर्ट ने इनके ऊपर लगाया है। बिलियंस ऑफ डॉलर का ये स्कैंडल था और इनके अकाउंट में कुछ $1 बिलियन ट्रांसफ़र हुए थे और बहुत सारी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, फिर पिकासो की पेंटिंग खरीदी गई, मेगा यॉट थी, फिल्मों में पैसे इन्वेस्ट किए गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी वहाँ पर। ये जो स्कैंडल हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और वहाँ के जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुहियुद्दीन यासीन, तो उनकी मेजॉरिटी जो है वो बहुत ही रेजर थिन है, यानी कि बहुत मीन्स कुछ एक दो एमपीज यहाँ वहाँ हो जाए और उनकी सरकार जो है वो गिर सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। लेकिन जस्ट एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मलेशिया के बहुत ही पावरफुल हैं ये नजीब रज़ाक, और उनको जेल की सज़ा सुनाई है, तो दैट्स अ बिग थिंग। ए क्वेस्ट फॉर ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी, ये वाला आर्टिकल, और इसके बाद एक आर्टिकल है जिसका नाम है शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड। तो दोनों आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, साइबर स्पेस, राइट। कुछ लोगों के लिए ये जो ऑनलाइन साइबर स्पेस है, लॉकडाउन और कोविड-19 का जो फेज़ था, या फिर 2020 में आप देखिए एप्पल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने ट्रिलियन डॉलर्स ऐड किए अपनी मार्केट वैल्यू में। और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बर्बाद हो गई, बंद हो गई, ख़त्म हो गई। बहुत सारी जगहों पर साइबर अटैक्स जो हैं वो चलते रहते हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भी दुनिया के अलग अलग देशों में, हमारे देश के अलग अलग कोनों में साइबर अटैक जो हैं वो चलते रहते हैं। अब देखिए सिर्फ अप्रैल जो है 2020 अप्रैल, तो फर्स्ट वीक में एक ही ईमेल प्रोवाइडर ने 18 मिलियन डेली मालवेयर और फिशिंग ईमेल्स जो हैं वो किए हैं। ये कोविड-19 के साथ जुड़े हुए फिशिंग और मालवेयर के ईमेल्स किए गए थे। और ओवरऑल अगर आप देखें तो 240 मिलियन कोविड-19 रिलेटेड डेली स्पैम मैसेजेस जो हैं वो भेजे जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये अब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। बहुत सारी बहुत सारी नॉट फैक्ट्रीज लेकिन फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऐसे एक्सपर्ट होंगे, और वो पूरी टीम मिलकर, जैसे एक नॉर्मल ऑफिस होती है उसी प्रकार से कहीं पर एक जगह पर वो सारा अपना सेटअप रखेंगे और फिर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों के ऊपर इस प्रकार से अटैक करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, सारा डेटा जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं और फिर एक्सटॉर्शन करते हैं। कहते हैं कि अगर आपको अपना डेटा जो है वो सेफली चाहिए वापस, तो इतने पैसे दे दीजिए, वरना हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिलीट कर देंगे, या फिर पब्लिक में आप रख देंगे। ट्विटर हैकर्स ने कुछ $1,20,000 जो हैं वो दिन दहाड़े कलेक्ट किए, कोई उनको रोक नहीं पाया। एक रैंसमवेयर टारगेट था कैलिफोर्निया में, तो उस व्यक्ति ने, जिसको टारगेट किया गया था, तो विक्टिम ने $1.14 मिलियन जो है वो पे किए। पता नहीं किस प्रकार का डेटा जो है वो कंट्रोल किया होगा, या फिर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये जो हैकर्स हैं उनके पास आ गई होगी, लेकिन इस प्रकार का एक्सटॉर्शन जो है वो भी चल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे देश भी ऐसे हैं जिनका काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार का है। फॉर एग्जांपल चाइना के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने भी उंगली उठाई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, अभी भारत ने भी टिकटॉक और दूसरे ऐसे ऐप्स जो हैं वो बैन किए हैं, क्योंकि चाइना की सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं और हार्डवेयर कंपनीज भी इस प्रकार से डेटा को कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास भेजती हैं। यूनाइटेड किंगडम ने रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी कोविड-19 की जो वैक्सीन रिसर्च है, तो उसका डेटा हैक करके, मीन्स चोरी करता है, ये रशिया जो है वो डेटा चोरी करता है, ऐसा इल्ज़ाम यूके ने लगाया है। जैसे समंदर की बात करें, जैसे हम स्काई की बात करें, एयर की बात करें, राइट, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल कॉमन्स हैं। इसके ऊपर किसी एक देश का या फिर किसी का हक नहीं है, हम सब की मालिकी है इसके ऊपर, और हम इसके मालिक भी हैं और नहीं भी हैं। अगर ज़मीन है, पानी है, एयर, वाटर, अर्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ऐसा हम कह सकते हैं कि हम इस ज़मीन के मालिक हैं और इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो ये रिसोर्सेज हमने क्रिएट नहीं किए हैं। खास करके ग्लोबल कॉमन्स की बात करें तो
ऐसी चीज़ें जो हर एक के हित के लिए हैं। फॉर एग्जांपल कल मैं आपसे बात कर रहा था अमेज़ॉन फॉरेस्ट, तो अगर आप मुझसे पूछे तो आई वुड से कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है वो ब्राज़ील देश का नहीं है, दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि अमेज़ॉन को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे देश के जो जंगल हैं वो अगर हम कहें कि हमारे देश के हैं, देन दैट इज़ नॉट राइट। ये पूरी दुनिया के हैं। ये स्पीसीज जो हैं वो किसी देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। ये नेचर की चीज़ें हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंसानों ने बनाई है, राइट, नेचर ने नहीं बनाई है। बट एनीवे, ये सारी चीज़ों के बारे में आई थिंक पता नहीं कब बात होगी। मे बी 15 साल, मे बी 20 साल के बाद इस प्रकार की एक दुनिया शायद हमें देखने को मिले कि बॉर्डरलेस दुनिया हो जाए। एज फार एज इंटरनेट इज़ कंसर्न्ड, तो बॉर्डरलेस साइबर स्पेस तो हो ही चुकी है। कहीं पर भी बैठे बैठे चाइना में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो अमेरिका में या फिर भारत के किसी भी एक ग्रुप को टारगेट कर सकता है। तो ये बॉर्डरलेस साइबर स्पेस तो हो चुकी हैं। लेकिन आज तक हमने, यानी कि इंसानों ने या फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने, देशों ने मिलकर इसको ग्लोबल कॉमन्स नहीं बनाया है। अब एक चीज़ हमें समझनी है कि भले ही इंटरनेट जो है ये ग्लोबल रहा, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देश के कानून के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड। अगर मान लीजिए चाइना की बात करें, चाइना के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि गलत इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत सारी जगहों पर वो इल्ज़ाम सही भी होते हैं। तो अगर चाइना के कुछ हैकर्स हैं, वो किसी देश के ऊपर या फिर किसी कंपनी के ऊपर ऐसा हैकिंग और ऐसी फिशिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर इनको रोकने का काम जो है वो कौन करेगा? ऑफ कोर्स ये चाइना के हाथ में है। लेकिन क्या वो रोक पा रहा है या फिर रोक रहा है? द थिंग इज़ नो। कई बार ऐसे ही हैकर्स को हायर किया जाता है, सरकार के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी गलत और डेंजरस हैं। तो इसीलिए हमें ग्लोबल कॉमन्स की आवश्यकता है कि इसको लेकर, इंटरनेट को लेकर, साइबर स्पेस को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, और हर एक देश जो है इसको अपनी अपनी तरीके से और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। लेकिन एक बाउंड्री तो हमें बनानी ही चाहिए। एक ओवरऑल ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है दुनिया को बनाना चाहिए। अगर आप उसको और थोड़ा अपने देश में टफ बनाना चाहते हैं, थोड़ा और कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, देन दैट्स फाइन। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें डूज एंड डोंट्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। 1998 में रशिया ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो पूरा एक आईसीटीज़ के साथ जुड़ा हुआ जो इश्यू था, वो यूएन के एजेंडा में रशिया ने 1998 में इसको ऐड करवाया, और फिर 6 GGE यानी कि ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स, तो 2 साल के लिए ऐसे 6 बार ऐसी कमिटी, ऐसा एक ग्रुप बनाया गया है, और भारत जो है 5 बार इसका मेंबर रहा है, इस कमिटी का। ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है कि भारत 5 बार इस GGE का मेंबर रहा है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप OEWG भी बनाया गया था, जिसमें हर कोई पार्ट ले सकता है। नाउ द थिंग इज़ कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो किस प्रकार के बनाने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। देखिए, भारत एक ऐसा देश है, आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 400 मिलियन जितने लोग जो हैं, 400-500 मिलियन जितने लोग जो हैं वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट है हमारे देश में इंटरनेट और इन सारी चीज़ों को लेकर, तो हमारा वेट तो बहुत ज़्यादा है। मीन्स कौन सा देश ऐसा होगा, कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो हमारे देश में इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बेचना नहीं चाहेगा। इतनी बड़ी मार्केट है और धीरे धीरे एक्सपांड ही हो रही है, और 400-500 मिलियन लोग जो हैं उनके पास आज भी ये फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। तो हमें तो जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको शेप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। जनरली ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वे अहेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएटेड नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। होता ये है कि या फिर ये रहा है, टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है, इसका एक्सपांशन या फिर इसमें जो इनोवेशंस हो रहे हैं वो काफ़ी एक अच्छी स्पीड से या फिर एक बहुत ही फास्ट स्पीड से यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो स्पीड है, उस स्पीड को रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मैच
नहीं कर पाते हैं। एज इंडिया साइबर फुटप्रिंट एक्सपांड सो विल स्पेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइम्स। हमारे देश में जिस प्रकार से साइबर फुटप्रिंट एक्सपांड हुई, उसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस आप शायद अगर आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आप कंप्लेन करवाने अगर जाएंगे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वालों को ही, हमारे देश में पुलिस जो हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर डीलिंग विद दिस सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम्स। बैंक के पास भी जाएंगे तो भी महीनों लग जाते हैं उनको ये डिटेक्ट करने में कि आपके साथ या फिर आपका अकाउंट जो है वो हैक हुआ है। तो हमारे यहाँ पर तो रिस्क बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल चीज़ें यूज़ नहीं करने हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये रिस्क तो है ही, दिस इज़ अ रियलिटी कि हम इसमें बहुत ही पीछे हैं। हमारे देश में एक नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी की, इसका नाम है इंडियन कंप्यूटर एनर्जी माफ़ कीजिएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERTIN। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है हमारे देश में। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमें और ज़्यादा लोगों को या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए। और सिंपल इज़ दैट कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और ज़ोर देना चाहिए हमें। इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करें तो एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है। बताइए कि बुडापेस्ट जो है ये किस देश का कैपिटल है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है, या फिर कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसको CETS नंबर 185 कहते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप याद रखें। कई बार आपको इस प्रकार के MCQ जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर A to B भी दिया जा सकता है। मैच द फॉलोइंग टाइप, बुडापेस्ट कन्वेंशन तो साइबर क्राइम, क्योटो प्रोटोकॉल तो फिर बताइए किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ सकता है। Okay, we need to encourage our private sector to get involved more in industry-focused processes such as hold on a second, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है या फिर जो CETS नंबर 185 है, तो ये यूरोपियन इनिशिएटिव था और आज बहुत सारे दूसरे देश भी इसमें ऐड हो गए हैं और इसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट इनिशिएटेड साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड है, फिर सीमेंस ने एक चार्टर ऑफ ट्रस्ट क्रिएट किया। तो इसी प्रकार से हम भी हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज़ को ऑन बोर्ड लाकर साइबर स्पेस को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये आर्टिकल भी इसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। यू नो इट वेरी वेल, टिकटॉक को भारत ने बैन किया, USA इसके बारे में सोच रहा है। 5G के बारे में बात करें तो ZTE और हुआवे जो कंपनी है उनको एंट्री डेफिनेटली हमारे देश में अब तो नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन हमने दिया है ये सारी चीज़ों को बैन करके, और एक ऑल ऑफ द सडन हमने ये जो डिसीजन लिया, क्योंकि पहले भारत ही ये जो हुआवे कंपनी है तो उसको यहाँ पर 5G एक्सपेरिमेंट करने की उस टाइम पर USA मना कर रहा था, लेकिन हम बता रहे थे कि नहीं हम तो इसको परमिशन देंगे। फिर ये जो बॉर्डर इश्यू हुआ तब फिर ऑल ऑफ द सडन हमने ये डिसाइड किया कि इनको हम बंद कर देंगे। तो अच्छा चलो, पहले आप क्यों डिसीजन नहीं लिया, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि सिर्फ अगर बदला लेना है तो, और बदले लेने के लिए ये हम कर रहे हैं तो फिर हम हमारे नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आज के ज़माने में आप नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू स्टे अहेड, आगे रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, तभी आप कम्पीट कर पाएंगे दूसरे देशों के साथ। और हमारे देश में जो भी हमारे टारगेट्स हैं, गरीबी को हटाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा स्पीड मिलेगी हमें टेक्नोलॉजी से। सो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। से बदला लेने की भावना से फिर चीज़ों को बैन कर देंगे तो फिर मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए। जो किया है वो सही है। अगर चाइना की कंपनीज को बैन किया है और सरकार ने यह बना है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो कर दीजिए बंद, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन सोच समझकर चीज़ों को हमें करना चाहिए। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ओके, सोशल मीडिया कंपनीज, अभी मैं बात कर रहा था इसनेट कुछ दिनों पहले कि हर कोई राइटर बन गया है सोशल मीडिया के आने से। कुछ भी लिखते थे, कितनी गालियां देते थे, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये भी नहीं, कुछ भी लिख देते थे। और अब जाकर, इतने सालों से ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब जाकर सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनकी आंखें खुली हैं और अब वो इन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं।
राइट। फिर साइबर अटैक्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी ही करे, स्टेट्स भी, चाइना जैसे देश जो हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले टाइम में बिग डेटा, 5G, AI, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि भारत में इतना बड़ा यूज़र बेस है, तो हमें तो रूल शेप करने में एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और करना ही है हमें। जो 5 बार उस कमेटी के GG के अगर 5 बार हम मेंबर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा ऐसा कोई वेट अपना थ्रो नहीं करते, तो दैट्स ए मिस्टेक, राइट। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को शेप देने में भारत को एक रोल प्ले करना चाहिए, और हम कर भी सकते हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस भी है। फिर एक है वेसनार अरेंजमेंट और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। तो इसमें ड्यूअल यूज़ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन है। तो इसके ऊपर भी हमें जोर देना चाहिए कि ऐसी अगर कोई देश ऐसे प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में भेज रहा है, तो उनकी तहकीकात हो, उनके ऊपर फ़ाइन लगाया जाए, उनको रोका जाए, इसने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत को करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फ्यूअर स्पीसीज मोर डिजीजेस। ये भी आपको बहुत ईजी लगेगा अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया था, इसने कि एक दीवार जो थी, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स थे, ह्यूमन सोसाइटी थी, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ थी, तो वाइल्ड लाइफ की और हमारे बीच में जो भी स्पीसीज़ थे, तो इन सारी स्पीसीज़ को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर ये सारे इबोला, बर्ड फ्लू, मर्स, सार्स, निपा, कोरोना वायरस, ये कोविड-19 या फिर सार्स CoV-2, तो ये सारे जो डिजीज़ हो रहे हैं, तो इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि हमने बायोडाइवर्सिटी को तबाह किया है। और दुनिया के साइंटिस्ट अब ये मान रहे हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, इसका एक बहुत ही, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है ये इस प्रकार के सारे नए नए डिजीज़ के साथ। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम जंगलों को बर्बाद करते हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं उसको हमने मार डाला है। ये वुहान की बात करें या फिर ये कोरोना वायरस की बात करें, तो फ़िलहाल हाइपोथेसिस ये है कि ये वायरस जो हैं चमगादड़ से डायरेक्टली ह्यूमन बींग को हुआ है, या फिर चमगादड़ से पेंगोलिन्स को और पेंगोलिन से ह्यूमन बींग्स को हुआ है। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ एक वायरस ने कितनी तबाही जो है वो मचा दी है। आज भी वाइल्ड लाइफ मार्केट, इलीगल ट्रेड जो है वो चलते रहते हैं। पेंगोलिन्स की बात करें या फिर दूसरे स्पीसीज़ की बात करें, तो हमारे देश में भी इन स्पीसीज़ को मारा जाता है और फिर इनको वियतनाम, लाओस, फिर चाइना, इन सारे देशों में बेचा जाता है। एक IPBES ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट जो है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर है, और इसमें भी यही बात है कि नेचुरल हैबिटेट को इंक्रोच करना, बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होना, ये सारी चीज़ों की वजह से ये सारे डिजीज़ हो रहे हैं। 2050 तक का टारगेट है लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, बट आई डोंट थिंक सो वी विल। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर के साथ हार्मनी में नहीं रह पाएंगे जब तक हमारा एक बिहेवियर चेंज ना हो, राइट। हमें वन हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपनी फिटनेस नहीं, लेकिन हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप एक बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस, आप बहुत सारी कार्स हैं आपके पास, फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस को आप एमिट कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ आप अपनी नहीं, मीन्स पूरी डाइवर्सिटी की हेल्थ जो है वो हम बिगाड़। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी हेल्थ, वाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल, एनवायरनमेंट, सभी की हेल्थ के बारे में एक कंटेक्स्ट में सोचना। तो एक ही है इसका फाइनल सॉल्यूशन, तो यही है कि कार्बन न्यूट्रल जीवन जिए हम, मास बायोडाइवर्सिटी लिटरेसी हो, हम एनिमल्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के बारे में सोचें। लेकिन ये तब तक नहीं, ये सारी चीज़ें बातें होगी, थियोरी होगी, जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट ना करें। और हर एक व्यक्ति, कल भी शायद मैंने आपको बताया था कि 10 लोग अगर हैं तो 10 में से 8 लोग कुछ काम करें और 2 लोग चीज़ों को बर्बाद करें, तो फिर ज़ीरो रिजल्ट होगा, फिर न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो रफाल फाइटर जेट्स हमारे देश में आ चुके हैं, इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। फिर डिफेंस मिनिस्टर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए हैं। अनलॉक 3 होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है।
फिर कोविड-19 की रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी हुई, लगभग 10 लाख जितने लोग जो हैं वो हमारे देश में रिकवर हो गए हैं। फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के, बिहार और गुजरात के साथ जुड़ी हुई वन लाइनर्स हैं। और नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार ने डिक्लेयर कर दी है। इसको काफ़ी एडवांस्ड, काफ़ी अप टू द मार्क बताया जा रहा है। इसके ऊपर और ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो हमारी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। और वैसे न्यूज़ आइटम जो है उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।